हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं युक्ति पब्लिकेशन की बुक से, जो कि हमारी फास्ट टैग है। आज का टॉपिक हमारे सभी एग्ज़ाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्ज़ाम में साइंस आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो जो वन बी है उसके समूह को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु कहा जाता है। मतलब बिटकॉइन सुना है? हाँ, बिटकॉइन मतलब सिक्का धातु। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन, तो बी से बिटकॉइन ऐड कर लो, एक से एक कर लो, एक सिक्का बिटकॉइन का सिक्का धातु कहलाएगी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? भैया शून्य है, मतलब कुछ काम का नहीं है, निष्क्रिय तत्व हो गया। शून्य समूह का रखा हुआ तत्व निष्क्रिय तत्व कहलाता है। आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर दिया गया है। इनमें से एक है फ्रांशियम और दूसरा तत्व कौन सा है? तो दूसरे का नाम है फर्मियम। कौन सा है? फर्मियम। फ्रांस के नाम पर रखा गया है, तो भैया फ्रांस का है फ्रांशियम और दूसरा का नाम है फर्मियम। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो मैरी क्यूरी हैं। मैरी क्यूरी पोलैंड से थी, इसलिए उनके देश के नाम पर रखा गया है इस तत्व का नाम, जिसका नाम है पोलोनियम। खोज किसने की है? मैरी क्यूरी के द्वारा की गई है। सबसे भारी धातु भैया ओसियम सबसे भारी धातु है। ओस गिरती है ना बरसात में? नहीं, बरसात में नहीं गिरती, ठंड में गिरती है। तो क्या होता है, ओस इतनी भारी होती है कि जाके ऊपर से बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाती है, घास पे बैठ जाती है। ओसियम क्या है? बहुत भारी होती है, इसलिए पूरी घास पर बैठी रहती है। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? तो लिथियम। उठा के जाके लिथियम ले जाओ थैले में भर के। लिथियम है, मतलब आप थैले में भर के लेके जा सकते हो। बहुत हल्की धातु है, तो हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी। सबसे भारी कौन सी है? ओसियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हटो, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो फ्लोरीन है, मतलब एकदम फ्लो में जाता है और सबको कट 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 करके ऋणात्मक कर देता है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन है। तत्व का मौलिक गुण क्या होता है? तो उसकी जो परमाणु संख्या होती है वह किसी भी तत्व का मौलिक गुण होता है। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग किस तत्व का पाया जाता है, या कौन से तत्व होते हैं? तो जो पृथ्वी की पटल है इस पर 97.2% भाग सिर्फ 8 तत्वों से मिलकर बना है। 8। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग किस तत्व से मिलकर बना है? तो ये बना है 8 तत्वों से मिलकर बना है। ठाठ में रहते हैं सारे तत्व और 97.2% भाग पर पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी के पटल पर 8 तत्व। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो एल्यूमिनियम हो जाएगी। एल्यूमिनियम, एलो इतने मिल गई, एलो इतने मिल गई। एल्यूमिनियम हर जगह मिल जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम हो जाएगी। सबसे कहीं मिल जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? धातु एल्यूमिनियम है, लेकिन तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, क्योंकि भाई हर किसी को चाहिए, इंसान को, जानवरों को, हर जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा होती है इसकी मात्रा। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है किस तत्व की? तो ऑक्सीजन की हो जाएगी। संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं? जो कौन उनकी विशेषता क्या होती है? जो संक्रमण तत्व हैं वह अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है इनका, इसलिए इसको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है ना। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व, तो अपूर्ण डी ऑर्बिटल पाया जाता है। तो मतलब दिमाग खाली होता है, इसलिए संक्रमण तत्व हैं। दिमाग खाली है, डी ऑर्बिटल खाली है, अपूर्ण है, तो ये क्या हो जाएंगे? संक्रमण तत्व हो जाएंगे। यहाँ दूसरे को संक्रमण करेंगे, वही व्यक्ति संक्रमण होता है ना, संक्रमित होता है, जो दूसरों को संक्रमण कर देगा। डी ऑर्बिटल उनका खाली होता है, तो अपूर्ण डी ऑर्बिटल होता है संक्रमण तत्वों का। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो जो प्रत्येक आवर्त है उसका अंतिम सदस्य होगा एक निष्क्रिय गैस। तो हर व्यक्ति कितना भी बचपन से एक्टिव हो, लेकिन मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। मतलब अंतिम सदस्य कौन होगा उसकी लाइफ का? तो एक निष्क्रिय गैस होती है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो एक क्षार धातु होती है। तो भैया जब बच्चे होते हैं तो उनकी स्किन कैसी होती है? छरछरी होती है ना, स्टार मतलब होते ही हैं, तो छार हैं, या थोड़ी सी हाथ से टच कर लो तो वो उसमें भी रैशेज आ जाते हैं। तो क्या होती है? सबसे पहला तत्व है क्षार धातु। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? निष्क्रिय गैसें होती हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? जो हमारा चौथा और तीसरा समूह है उसके ऑक्साइड का सामान्य गुणसूत्र पाया जाता है क्षारीय और अम्लीय। 3 है, 3 ते गाढ़ा काम बिगाड़ा, सब छाड़ कर दिया तो क्षारीय होगा। 4 का हो जाएगा अम्लीय। आओ मिल के बैठते हैं,
4 पैक लगाते हैं तो 4 हो गया अम्लीय, सिंपल से आता है। देखो तीसरे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होगा क्षारीय, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, क्षार क्षार। चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म क्या होगा, अम्लीय होगा। आओ मिलकर पैक लगाते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तीय फलन होते हैं। इसका नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया गया था मेंडलीफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह कहा था मेंडलीफ ने। तो कोई भी तत्व है उसका जो भौतिक गुण है और उनके रासायनिक गुण हैं, उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन क्या होगा, तो उनके जो परमाणु भार होगा उसका आवर्ती फलन होगा मेंडलीफ। एक लीफ के जैसे उसका फलन होता है, पूरा आवर्ती फलन होते हैं। रासायनिक और भौतिक गुणों की परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलीफ। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, तो ये हो जाएंगे मेंडलीफ। एक लीफ बना के लाए कि भाई ये है आवर्त सारणी आज से। तो आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम प्रतिपादित किसने किया था, जो नई आई है तो मुसोलिनी आई है, भाई उस पत्ते को लीफ को मसल दिया इनने, तो मोस्टली से। तो आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम है उसका प्रतिपादन मोस्टली के द्वारा किया गया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, जो हमारे मेंडलीफ थे उनकी भाई आवर्त सारणी जो लेकर आए थे उसमें क्या था, परमाणु भार मेन आधार बनाया गया था, परमाणु भार को। आवर्त सारणी के उदग स्तंभ को क्या कहा जाता है, उनको वर्ग कहा जाता है। जो कि उदग स्तंभ होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है, और जो आड़े डले होते हैं छत स्तंभ होते हैं उनको आवर्त कहा जाता है। इनमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18, और जो आधुनिक सारणी में आवर्त हैं उनकी संख्या 7 है। तो जो आवर्त हैं आराम से लेटे रहते हैं 7 दिन, तो 7 हो गए। और जो बेचारे काम करते हैं अलग अलग वर्ग के लोग हैं 18 हैं, 8 से 18। फिर आते हैं आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक कौन है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो हमारी मोस्टली जी ने बनाई है और ये इसके प्रवर्तक हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था, तो त्रिक का नियम है वो दिया था डोवरेनर ने दिया था, डोवरेनर के द्वारा दिया गया था। त्रिक का नियम किसने दिया था, डोवरेनर के द्वारा दिया गया था, दो नहीं त्रिक नियम दिया था डोवरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक नियम है वह किसने दिया था, न्यूलैंड ने द्वारा दिया था। अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। तत्वों से संबंधित प्रमुख जानकारी, चलिए हम इनको देखते हैं। तो कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, इनका संख्या हो जाएगी 118। कितने हो जाएंगे, 118 हो जाएंगे पूरे तत्व। कुल तत्वों की संख्या 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व कौन कौन से हैं, तो जो हमारे पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या है 98, और हमने फिर बचे हुए हैं वो मिलाए हैं, बनाए हैं, मिला के बनाए गए हैं। तो कुल तत्वों की संख्या 118, पृथ्वी से प्राप्त हैं 98, और कृत्रिम तरीके से जो बनाए गए हैं उनकी संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। जो धातु तत्व हैं उनकी संख्या कितनी होती है, जो धातु तत्व हैं जिनसे धातुएं बनी हैं वो हैं हमारी 91। कितनी है, 91 है, 91 है तत्व हैं जो कि धातु तत्व हैं। फिर आते अधातु कितने हैं, तो 27 हैं, 27। देखो हम इनको कुछ 5 संख्याएँ हैं हम उनको याद करते हैं। कुल तत्व हैं 118। फिर आते हैं इनमें से जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं 98, धातु तत्व हो जाएंगे 91, अधातु तत्व हो जाएंगे 27, और हमारे कृत्रिम तरीके से जो बनाए गए हैं उनकी संख्या हो जाएगी 20। फिर आते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, अभी पढ़ा था तत्व, ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है ना, और धातु कौन सी हो जाएगी, तो वो हमारी सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगी, लेकिन हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व हो जाएगा ओसियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, भारी तत्व ओसियम। द्रव धातु तत्व कौन सा हो जाएगी, मतलब जो ऐसी धातु जो द्रव में पाई जाती है वो हो जाएगी पारा। द्रव अधातु तत्व, ऐसा द्रव जो कि अधातु है वो कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी, जो कि द्रव में है और अधातु है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, मतलब सबसे अच्छी चल जाएगी, तो चांदी विद्युत का सुचालक अधातु तत्व हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, मतलब सुचालक है जिससे बिजली चली जा सकती है लेकिन अधातु है वो हो जाएगा ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सोना, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील
अधातु तत्व कौन सा ज़्यादा क्रिया करता है, फ्लो में जाता है, तो फ्लोरीन है। सबसे विद्युत ऋणात्मकता भी क्लोरीन नहीं फ्लोरीन है ना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी, तो सीजियम। इतने जल्दी क्रिया करता है कि इससे भी सिल जाएगा, उससे भी सिल जाएगा, हर चीज़ से जाके सील हो जाता है, तो सीजियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। सबसे आयनित विभव वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आयनित हो जाता है विभव बेचारा, हीलियम। यहाँ से भी आया तो किसी ने इसको भिड़ गया, वहाँ से भी आया तो भिड़ गया, तो विभव आयनन विभव सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हीलियम को बेचारा हिलता रहता है। न्यूनतम आयनन विभव पाया जाता है तो ये हो जाएगा सीजियम। भैया यदि ये भी इतना ज़्यादा हिलेगा डुलेगा तो कैसे रिएक्ट कर पाएगा, है ना। तो सबसे कम आयनन विभव पाया जाता है सीजियम का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तो ये रहता है क्लोरीन, इसलिए करता है ग्लो, क्लोरीन जब ग्लो करता है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा तो वो फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु भी है, धातु नहीं फ्लोरीन, अधातु है, क्रियाशील है और सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। ऑक्सीकारक भी है, ऋणात्मक भी है, सबसे क्रियाशील अधातु भी है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व पाए जाते हैं वो शून्य वर्ग में पाए जाते हैं, जिसमें निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं ना, उसमें पूरा वर्ग है जिसमें क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। एक परमाणविक तत्व कौन सा है, तो एक परमाणविक तत्व है अक्रिय गैसें। एक ही परिणाम निकला अक्रिय हो जाओ, एक ही परिणाम निकला अक्रिय हो जाओ, तो परमाणविक तत्व, एक परमाणविक तत्व होता है अक्रिय गैस। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व हो जाएगा सोडियम, क्योंकि वायु से रिएक्ट कर लेता है ये, है ना, तो पानी नहीं, पानी से रिएक्ट कर लेता है, तो मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है सोडियम को। फिर आता है हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला परमाणु या तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम। कैल्शियम से बनी होती है हड्डी और दांत, तो कैल्शियम हमारे हड्डी और दांतों के निर्माण करने वाला तत्व है। अब आता है सुपर हैवी एलिमेंट 117। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित साइंटिफिक जर्नल फिजिकल रिव्यू लेटर्स ने 1 मई 2014 को एक नए सुपर हैवी एलिमेंट 117 के निर्माण की पुष्टि की। सुपर हैवी एलिमेंट वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 104 से अधिक होता है। मतलब एक ऐसे तत्व सुपर हैवी एलिमेंट कहलाएंगे जिनका परमाणु क्रमांक कितना है, 104 से अधिक है। ये एलिमेंट प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते, मतलब कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। इस संबंध में ऐतिहासिक प्रयोग किए गए थे। GSI हेम्बोल्ट्ज़ सेंटर फॉर हैवी आयरन रिसर्च जर्मनी में किए जा रहे हैं। इस बहुराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में भारत के 2 वैज्ञानिक सुशांत लाहिरी एवं मोमिता मैत्री ने भाग लिया था। तो इसमें भारत के वैज्ञानिक भी कुछ गए थे जर्मनी में, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था GSI वाला। इसमें भारत के कौन कौन थे, सुशांत लाहिरी थे और मोमिता मैत्री ने भाग लिया था। बर्केलियम 249 से निर्मित एक लक्ष्य पर कैल्शियम 48 आयन टकराने से सुपर हैवी एलिमेंट के कुछ परमाणु का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या है, बर्केलियम 249 से निर्मित एक लक्ष्य पर कैल्शियम 48 आयन टकराने से सुपर हैवी एलिमेंट के कुछ परमाणुओं का निर्माण किया गया था। किससे बना है, बर्केलियम से बनाया गया है इसको, कैल्शियम के आयन से टकराकर। फिर आता तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया था, तो डोवेरेनर ने दिया था, और वो भी त्रिक सिद्धांत दिया था, है ना, डोवेरेनर के द्वारा किया गया था त्रिक सिद्धांत। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोवेरेनर ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया। जो परमाणु संख्या है उसको बढ़ते क्रम में लगा दिया गया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इसको जमाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी या फिर जो आवर्त सारणी है इसका लंबा रूप किस पर निर्भर करता है, तो वही परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं, जो अक्रिय तत्व हैं, निष्क्रिय तत्व हैं, वह शून्य समूह से आते हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, जो क्षार धातुएं हैं उनको रखा गया है 1A के अंतर्गत रखा गया है, 1A के अंतर्गत रखा गया है क्षारीय धातुओं को। फिर आती है हमारी डिमित्री
इवानोविच मेंडलीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका इतना बड़ा नाम है, क्या नाम है इनका? दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 1834 में आए थे, 1907 तक रहे हैं। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में फरवरी में हुआ है, वो भी 8 फरवरी 1834 में हुआ है। रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोवोलोस्क में इनका जन्म हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को इन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा है, इन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधन एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गईं। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणा और गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमात्र सिद्धांत साबित हुआ है जिससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। अब आते हैं हमारे तत्व, उनके परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु तत्व, वो पहला हाइड्रोजन, फर्स्ट, एक ही उनका परमाणु क्रमांक है। हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ओजोन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व देखते हैं लिथियम। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व कौन सा हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व भी था ये लिथियम, है ना, और सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील भी है, हल्का है इसलिए सबसे प्रतिक्रिया कर लेता है। फिर आता है सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व कौन सा हो जाएगा? तो सीजियम हो जाएगा। तो ये भी क्या था, जल्दी जल्दी से क्रियाशील था ना, तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा? तरल तत्व है सीजियम। सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील गैस तत्व कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लो करता रहता है यहाँ वहाँ, ऋणात्मक तत्व भी था। और सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। देखो हम 3 प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, कौन कौन से? पहला ठोस में लिथियम, गैस में फ्लोरीन और तरल में सीजियम। फिर आता है सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता, हीलियम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आयनीकरण किसको कर देता है? हीलियम कर देता है, आयनीकरण क्षमता पाई जाती है हीलियम में। रेडियोधर्मिता प्रकृति वाला तरल तत्व कौन सा हो जाएगा? तो फेंशियम जो कि रेडियोधर्मिता प्रकृति पाए जाते हैं और तरल तत्व है फेंशियम। आवर्त सारणी में रेडियोधर्मी तत्व की संख्या कितनी है? तो 25 हो जाएगी। तो आवर्त सारणी में रेडियोधर्मी तत्वों की संख्या हो जाएगी 25 और इनकी प्रकृति जो तरल तत्व में पाई जाती है वो फेंशियम की है। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन। पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व कौन सा हो जाएगा? स्टेटिन। कौन सा हो जाएगा? स्टेटिन। स्टेट रहे जो कि स्टेटिन ये सारे तत्व यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो स्टेटिन सबसे ज़्यादा दुर्लभ तत्व है। स्टेटिन पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। सबसे ज़्यादा कहीं पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आम मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी एल्यूमिनियम। वह तत्व जिसमें श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक चेष्टा होती है तो कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाता है। तो सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाने की सबसे ज़्यादा चेष्टा होती है कार्बन में। कार्बन श्रृंखला पढ़ते हैं पहले, है ना। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व हो जाएगा यूरेनियम। विद्युत का न्यूनतम सुचालक कौन सा हो जाएगा? लेड। इसमें लेड धातु है, सल्फर अधातु है जो कि विद्युत का न्यूनतम सुचालक होता है। तो प्रकृति रूप में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा भारी तत्व, इतना भारी है कि यूं गिर जाएगा नीचे से, तो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला यूरेनियम 238 जो कि प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व हो जाएगा। विद्युत का न्यूनतम सुचालक कौन है? तो विद्युत इससे अच्छे से नहीं जा पाती, लेड धातु में, और सल्फर हो जाएगा हमारा अधातुओं में। अधातु जो कि देखने में धातु सदृश होती है तो आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों धातु लगते हैं लेकिन अधातु हैं। वे तत्व जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो सीधे सॉलिड से वाष्पशील हो जाते हैं, है ना, उन्हें कहा जाता है ऊर्ध्वपातित विधि। इसमें आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन और गंधक आता है। सल्फर मतलब आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन और गंधक। अक्रिय धातु ये क्या होती हैं?
प्लेटिनम और सोना ये अक्रिय धातु होती है। प्लेटिनम और सोना दोनों ही अक्रिय धातु हैं। उच्च गलनांक एवं उच्च कथनांक वाली धातु कौन सी, अधातु कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हीरा। उच्च गलनांक पाया जाता है, उच्च कथनांक पाया जाता है और अधातु भी है तो हीरा हो जाएगी। अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। इतना ज़्यादा फैलाव हो जाता है, हैरान हो जाता है, बोरे में भी नहीं भरा जाता, तो बोरॉन सबसे ज़्यादा फैलाव वाली क्षमता वाला तत्व है बोरॉन। नाभिकीय संयंत्र में प्रशीतक में यूज़ किया जाता है तो भारी जल, जिसको D2O कहा जाता है। जो हमारे नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है D2O का। पानी में रखे जाने वाले तत्व कौन सा हो जाएगा, पीला फास्फोरस होता है, जिसको हम पानी में रखते हैं। तो पानी में रखा जाने वाला तत्व पीला फास्फोरस होता है। और केरोसिन में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। शुष्क बर्फ क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो शुष्क बर्फ क्या है, सोडियम नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कृत्रिम विस्फोटक क्या है, तो डायनामाइट कृत्रिम विस्फोटक होता है। डायनामाइट क्या है, एक कृत्रिम विस्फोटक है। रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है, वांट हाफ। हाफ चीज़ें मिलाते हैं, वाट लग जाती है रसायन शास्त्र सबकी। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे वांट हाफ। टिंचर आयोडीन क्या होती है, तो एल्कोहल में आयोडीन मिलाया जाता है। टिंचर आयोडीन क्या है, तो एल्कोहल में आयोडीन का मिलाया जाना। कुछ बहुआकृति तत्व होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। कुछ बहुआकृति तत्व होते हैं, इनमें आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साधारण ताप पर पारा, गैलियम और सीजियम धातु द्रव हैं, जो कि शेष धातु ठोस होती हैं। तो देखो कुछ ऐसी धातु हैं जो कि साधारण ताप पर रूम टेम्परेचर पर क्या होती हैं, द्रव में होती हैं, जैसे कि पारा हो गया, गैलियम हो गया और सीजियम हो गया। साधारण ताप पर आधातु में ब्रोमीन द्रव होता है और शेष आधातु ठोस होते हैं। सभी धातु ठोस होते हैं और सभी आधातु ठोस होते हैं, लेकिन पारा, गैलियम और सीजियम को छोड़कर सभी धातु ठोस होती हैं। वैसे ही ब्रोमीन को छोड़कर सभी आधातु ठोस होते हैं। धातु में चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है और सीसा कुचालक होता है। यदि हम धातु में देखें तो सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा हमारा चांदी और सबसे अच्छा कुचालक सीसा होता है। फिर आता है कार्बन को छोड़कर सभी आधातुएं नरम होती हैं। कार्बन को छोड़कर सभी आधातुएं क्या होती हैं, नरम होती हैं। हीरा भी नरम नहीं होता, लेकिन हाँ, हीरा भी तो कार्बन से बना होता है। तो कार्बन को छोड़कर सभी आधातु नरम होती हैं। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे अधिक ठोस होता है। जो हीरा है वह सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे अधिक ठोस होता है।